नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया है। अमित शाह के दिल्ली कार्यालय के बाहर टीएमसी सांसद प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो ईडी की पश्चिम बंगाल में कार्रवाई के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर चल रहे बवाल के बीच तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के सांसद केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली स्थित कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन टीएमसी के सांसदों ने किया। तो प्रदर्शन में डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे प्रमुख सांसद शामिल रहे। तो टीएमसी सांसद ईडी की कोलकाता में आईपैक कार्यालयों और इसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया और महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन को हिरासत में भी ले लिया गया। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करते समय पुलिस ने हिरासत में ले लिया। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि ईडी ने गलत तरीके से छापे मारे हैं और यह अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश है। बीजेपी इस तरह से चुनाव नहीं जीत पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली की। तो अभी दिल्ली में स्थिति काफी ज्यादा भयावह नजर आ रही है। एक्यूआई राजधानी में 400 के ऊपर कई जगहों पर दर्ज किया गया है। फ्लाइट ऑपरेशन भी प्रभावित हुए हैं। हर रोज की तरह आज भी राजधानी दिल्ली में कोहरे की परत छाई हुई है। कोहरे के साथ ही एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश भी दर्ज की गई है। कोहरे की वजह से जहां आम जनजीवन प्रभावित है, वहीं कई उड़ानें भी लेट हुई हैं और फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुए हैं। दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआई आज भी 400 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। तो दिल्ली में आज भी कई जगहों पर एक्यूआई 400 के ऊपर दर्ज किया गया है। फ्लाइट ऑपरेशंस भी प्रभावित हुए हैं। तो राजधानी दिल्ली में कोहरे की परत आज देखने को मिली है। एनसीआर में कोहरे की परत आज छाई हुई नजर आई। फ्लाइट ऑपरेशन भी प्रभावित हुए हैं। राजधानी में कोहरे की परत छाई रही। एक्यूआई भी कई जगहों पर 400 के ऊपर दर्ज किया गया। तो अभी भी दिल्ली में स्थितियां काफी गंभीर बनी हुई हैं। लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन जैसी समस्याओं से लोग परेशान हो रहे हैं। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि जितना हो सके अपने घरों में ही समय बिताएं और इस जहरीली हवा में सांस लेने से बचें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए लगातार ये अपील की जा रही है कि जितना हो सके उतना समय अपने घरों में वो बिताएं और इस जहरीली हवा में बाहर जाने से बचें। तो आज भी राजधानी में कोहरे की परत देखने को मिली। एक्यूआई 400 के पार कई इलाकों में दर्ज किया गया। फ्लाइट ऑपरेशन भी खासा प्रभावित हुए हैं। तो राजधानी में कोहरे की परत छाई हुई है। लगातार देखने को मिल रहा है कि स्थितियां काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, आज भी दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कोहरे की परत देखने को मिली कई जगहों पे। हालांकि बारिश भी हुई, लेकिन एक्यूआई अभी भी कई जगहों पर 400 के ऊपर दर्ज किया गया है। यानी कि स्थितियां काफ़ी गंभीर अब भी बनी हुई हैं। क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए साहिल, दिल्ली की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, दिल्ली सिटी नोएडा में सर्दी के साथ साथ प्रदूषण ने भी लोगों की मुश्किल को कई गुना बढ़ा दिया है। जैसे तापमान की गिरावट आ रही है, वैसे वैसे शहर की हवा और अधिक जहरीली होती जा रही है। हाँ, सुबह से रात के समय नोएडा में अधिकतर इलाकों में घना कोहरा रहा, गैस स्मोक देखने को मिल रहा था। सुबह कई जगहों पर बारिश भी देखने को मिली, कई इलाकों में बारिश हुई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है। माना जा सकता है कि प्रदूषण से लोगों को राहत तो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो ठंड का प्रकोप बढ़ जाएगा वो लोगों को प्रभाव करता नजर आएगा। वही बात की है, ठंड ने जिस तरीके से दस्तक के साथ बिगड़ी हवा की गुणवत्ता, नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत से ही नोएडा में ठंड ने अपना असर दिखा दिया है।
लेकिन जनवरी आते आते ठंड के साथ प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच गया है। जैसे नोएडा के सेक्टर 125 की बात की जाए तो 378 जो एक खराब श्रेणी में आता है, वहीं नोएडा के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ 300 से पार है और 400 के करीब है। तो कहीं ना कहीं जो 400 के पार जो इलाकों में प्रदूषण है वो खराब श्रेणी में चला जाता है। जी साहिब। अरबाज, वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं उनका खतरा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। ऐसे में क्योंकि पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो प्रदूषण में थोड़ी राहत दिल्ली वासियों को, NCR वासियों को जरूर मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर प्रदूषण जो है वो चरम पर नजर आ रहा है और एक बार फिर खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए सही, इसका असर सीधा सीधा सड़कों की यातायात पर साफ दिखाई पड़ रहा है। एक्सप्रेसवे की मुख्य सड़कों की जो वाहन है वो रेंगते नजर आ रहे हैं, वही दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। और बीमारी की बात की जाए तो सबसे बड़ी सांस की प्रॉब्लमों की आंखों में दिक्कतों का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा है। नए बीमार लोग जा रहे हैं अस्पताल में, उन्हें आंखों का और सर दर्द का सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के ठंड और दौरे जिस तरीके से असर जो पड़ रहा है बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोगों पर पड़ रहा है, तो पहले काफी बीमार हैं उन पर सबसे ज्यादा बीमारी का असर पड़ा है। अस्पतालों में सांस लेने में दिक्कत, खांसी, एलर्जी, आंखों में जलन, गले में खराश और सर में दर्द मरीजों की संख्या देखने को मिल रही है। और साहिल, अस्पतालों में इनकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। डॉक्टरों का भी साफ तौर पर कहना है ठंडी हवा में जब प्रदूषण शरीर में प्रवेश करते हैं तो प्रदूषण के जो ये जहरीले कण है ये शरीर में प्रवेश करते हैं तो जो फेफड़ों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। जो जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, और जो जिनको सांस की प्रॉब्लम है उनको काफी नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अभी हालात जो है वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी से प्रदूषण में राहत मिलेगी, लेकिन ठंड का प्रकोप बढ़ता नजर आएगा जिससे लोगों पर काफी प्रभाव पड़ेगा। जी साहिब। बिल्कुल। और अरबाज, अगर बात करें तो आवागमन में भी खासा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। फ्लाइट ऑपरेशंस में भी खासा दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। कई फ्लाइट्स जो हैं वो देरी से चल रही हैं, कुछ को डाइवर्ट भी किया गया है और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में भी स्थितियाँ थोड़े दिनों तक ऐसी ही रहने वाली हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो फ्लाइटों का वो है उसको भी डिले किया जा रहा है, कहीं ना कहीं फ्लाइटों को रोका जा रहा है। या बच्चों की पढ़ाई की बात की जाए, बुजुर्गों की सेहत की बात की जाए, घने और थोड़े ठंड से चलते स्कूलों में भी बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सुबह सुबह स्कूल जो बच्चे जाते हैं, छोटे बच्चे, उनको प्रदूषण की जो हवा है वो अपने अंदर ले रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं। वहीं बुजुर्गों की बात की जाए तो बुजुर्ग इस मौसम में खतरनाक साबित हो रही है। इनको ये हवा कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा परेशानी एक आम आदमी को हो रही है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कमाने जाता है, जो रोज सुबह शाम बाहर रहता है, उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, स्थितियां काफ़ी गंभीर है अरबाज, और फिलहाल कोई राहत मिलती हुई भी नज़र नहीं आ रही है। हालांकि आज थोड़ी बूंदाबांदी दिल्ली NCR में कई जगहों पर देखने को मिली है, लेकिन जब तक थोड़ी अच्छे से बारिश नहीं हो जाती तब तक स्थितियां इसी तरह की रहने वाली है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो क्या अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि बूंदाबांदी अब लगातार होगी और इससे प्रदूषण जो है वो लगातार जो बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, इस ठंड ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल नोएडा में ठंड भी पिछले वर्षों के मुकाबले ज्यादा दिख रही है। रात का जो तापमान होता है वो सामान्य से नीचे चला जाता है। कहीं ना कहीं शीतल लहर की जो हवा है जैसी स्थिति बनी रही है। सुबह के समय लोग आलाप जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते नजर आते हैं। खुले में काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चालक, ये सुरक्षा गार्ड, ऐसे तमाम लोगों की बात करूं, गरीब या मजदूर वर्ग में जो अपनी जिंदगी में काम करते हैं, प्रदूषण और ठंड से सबसे ज्यादा असर गरीब और मजदूर की असर पड़ रहा है। जैसे सड़क किनारे पर रहने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर, खुले में काम करने वाले लोग हैं, जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं एक तरीके से। बिल्कुल, और खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर लोग कर रहे हैं, वो साफ तौर पर नज़र भी आ रहा है। कई लोगों की स्थितियाँ काफ़ी गंभीर यहाँ पर बन गई हैं, क्योंकि जो स्वास्थ्य संबंधी मरीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है, खासकर बच्चे और बुजुर्गों से ये अपील की जा रही है कि वो जितना हो सके उतना समय अपने घरों में ही व्यतीत करें, क्योंकि इस जहरीली हवा में सांस लेना सभी के लिए प्राणघातक इस वक्त बना हुआ है। और ऐसे में स्कूल और जिस तरीके से पहले से गाइडलाइन जारी की गई थी, तमाम तरीके की पाबंदियां दिल्ली NCR में लगाई गई थी प्रदूषण के मद्देनज़र, साथ ही साथ स्कूलों को भी बंद करने की बात यहाँ पर निकल कर सामने आई थी। बच्चों की पढ़ाई भी खासा प्रभावित हो रही है अरबाज।
जी बिल्कुल, देखिए जो बच्चे हैं बच्चे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, लेकिन उनकी कक्षा को जो कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक छुट्टी कर दी गई है। वहीं बात की जाए प्रदूषण और ठंड के कारण जो लोग दिनचर्या में बदल गई है, जो जिंदगी है उनकी वो बदल चुकी है। सुबह की सैर पर निकलने वाले जो लोग हैं वो घर पर ही रहकर अपने आप को स्वास्थ्य रख रहे हैं। पार्कों में और खुले मैदानों में पहले जैसी रौनक बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। वहीं स्कूलों की बात की जाए तो स्कूल भी बंद पड़े हैं। लोग मास्क का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। घरों में एयर प्योरीफायर लगाने की संख्या भी बढ़ गई है। पर्यावरण विषयों का कहना है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। उनका मानना है कि सिर्फ स्थायी उपायों से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रदूषण के जो समाधान है, वाहनों की संख्या कम करना, जो परिवहन बढ़ावा देना, निर्माण नियमों का सख्ती से पालन जरूरी करना है। नोएडा के एक स्थानीय निवासी का भी कहना है, हमारी मुलाकात हुई कल, उन्होंने कहा कि हर साल सर्दी आते ही यही हाल हो जाता है, न सांस ली जाती है, न ही खुले में निकलने का मन करता है। प्रशासन का जो ठोस कदम है, प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए। साहिल। चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर दिल्ली एनसीआर की स्थिति अब भी काफ़ी भयावह बनी हुई है। लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर AQI 400 के ऊपर दर्ज किया गया है। आज कोहरे की परत भी दिल्ली एनसीआर में छाई रही। वहीं कई जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन स्थितियां अब भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर यहां पर बनी हुई हैं। और इसी को लेकर लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों से, कि जितना हो सके उतना समय अपने घरों में ही व्यतीत करें। जब तक बेहद ज़रूरी ना, तब तक इस जहरीली हवा में बाहर ना निकले, क्योंकि ये जहरीली हवा अभी सभी के लिए प्राण घातक इस वक्त साबित हो रही है। उधर पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास में अवैध अतिक्रमण हटाने पर हुई हिंसा के बाद अब वहां से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है। मौके पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हिंसा के बाद पुलिस ने 6 और गिरफ्तारियां की हैं। कुल मिलाकर अब तक 11 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अब मलबा हटाने का काम लगातार देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि पुलिस की भी तैनाती वहां पर की गई है। बता दें कि तुर्कमान गेट के पास अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी, जहां पर पूरे मामले में हिंसा हो गई थी और उसके बाद से ही स्थितियां काफ़ी गंभीर वहां पर बनी हुई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी सतर्कता के साथ जो उपद्रवी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई थी। अब भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच जो मलबा है उसे हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और दिल्ली के तुर्कमान गेट मामले में 6 और गिरफ्तारियां की गई है, यानी कुल मिलाकर 11 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने इस पूरे मामले में की है। उधर ग्रेटर नोएडा सेक्टर डेल्टा 1 में दूषित पानी की शिकायत पर प्राधिकरण अब हरकत में आ चुका है। निवासियों और शिकायतकर्ताओं से की गई बातचीत में साफ पानी की आपूर्ति की पुष्टि की गई है। RWA पदाधिकारियों ने भी जल आपूर्ति पर संतोष जताया और शिकायतकर्ताओं के घरों से पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए। पाइपलाइन लीकेज और कनेक्शन की दिक्कत को भी मौके पर ही दुरुस्त कराया गया। इसी के साथ अब प्राधिकरण, बिल्डर, सोसाइटी और औद्योगिक क्षेत्रों में जल की जांच अनिवार्य होगी। C ब्लॉक में दूषित जलापूर्ति की सूचना कल प्राप्त हुई थी। उसके संबंध में हमारे जल विभाग की टीम को तत्काल वहां पर भेजा गया और उनके द्वारा मौके का पूरा निरीक्षण भी किया गया और जहां से लीकेज की बात आ रही थी उस जगह पर कार्रवाई करते हुए उसको सही किया गया। कल सुबह भी वहां पर सैंपलिंग की गई है और कल शाम को भी जल की सैंपलिंग की गई, जिसको जांच के लिए भेज दिया गया है। आज मेरे द्वारा भी मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया है और वहां के RWA के अध्यक्ष और निवासियों से भी वार्ता की गई है। इसमें जो तथ्य निकल करके आए हैं, इसमें आवास संख्या C102 के बाहर जहां से जलापूर्ति की पाइपलाइन जा रही थी उसमें कुछ लीकेज की बात आई थी, जिसको कल ही ठीक कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त C196 आवास में पाइपलाइन की आपूर्ति घर के लिए कनेक्शन था, उसमें भी लीकेज थी, उसको भी ठीक। उधर बिसरक पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। इस सेंटर के जरिए ऑनलाइन गेमिंग ऐप के नाम पर ठगी का धंधा चलाया जा रहा था। आरोपी फर्जी गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को झांसे में लेकर पैसे ऐंठते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 महिलाओं समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 18 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और साथ ही 4 लैपटॉप और 2 कंप्यूटर भी पुलिस ने जब्त किए हैं। ठगी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 155 फर्जी सिम कार्ड बरामद हुए हैं। मौके से 45,000 रुपए नकद भी पुलिस ने जब्त किए हैं।
पुलिस टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ है, जिसमें एक फर्जी कॉल सेंटर जो गेमिंग और गैम्बलिंग करवाता था उसका पर्दाफाश किया गया है। इसमें कुल मिलाकर 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से 3 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। इनके पास से लगभग 10 के ऊपर अलग अलग बैंकों के बैंक अकाउंट्स, 100 के ऊपर सिम कार्ड्स, और वो सिम कार्ड जो थे वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे सिम से, परंतु ये लोग उनमें कूटरचित दस्तावेज दिखाकर ये लोग उन सिम को खुद इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल फोन्स, चेकबुक्स इनके पास से बरामद हुए। इन लोगों का मुख्य मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये लोग एक माजा बुक, मजे से जीतो नाम की वेबसाइट को प्रमोट करते थे और उसमें ये लोग गैम्बलिंग करवाते थे। पहले ये लोग अकाउंट यूजर से बनवाते थे और अकाउंट बनवाने के बाद शुरू में, क्योंकि गेम मैनिपुलेटेड होता था, तो शुरू में उस गेम को पहले ये लोग जितवाते थे, कुछ अमाउंट लोगों को रिटर्न कराते थे। जब व्यक्ति ज्यादा अमाउंट लगाने लगता था तो ये लोग मैनिपुलेट करके उस व्यक्ति को हरवाने लगते थे, और जब वो व्यक्ति पैसे अपने वापस मांगता था तो उसको लोग पैसे नहीं देते थे। ये लोग, इनके पास हमें बहुत सारे लगभग 50 के ऊपर QR कोड्स भी बरामद हुए हैं। उन QR कोड्स के माध्यम से ये लोग पेमेंट्स मंगाते थे, और जब पेमेंट हो जाता था तो उसके बाद वो QR कोड, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए ही वैलिड होता था, तो उसके बाद वो QR कोड एक्सपायर हो। उधर ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित लॉ रेजिडेंशिया सोसाइटी में लिफ्ट के अंदर एक बुजुर्ग महिला से सोने की चेन छीनने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया। हालांकि महिला की बहादुरी और शोर मचाने के कारण बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका और मौके से फरार हो गया, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बिसरख थाना पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी को पकड़ने का प्रयास जारी है, लेकिन इस वारदात को लेकर सोसाइटी में भारी रोष है। वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला अपने टावर की लिफ्ट से नीचे जा रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात युवक जो हेलमेट पहने हुए था लिफ्ट में दाखिल हुआ। लिफ्ट के अंदर अकेलेपन का फायदा उठाकर युवक ने महिला के गले से चेन झपटने की कोशिश की। महिला ने घबराने के बजाय शोर मचाया और मुकाबला किया, जिससे डरकर स्नैचर बिना चेन लिए ही लिफ्ट से बाहर भाग निकला। सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर और मेंटेनेंस विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनकी मांग है कि सोसाइटी के हर गेट पर फेस रिकग्निशन और सख्त एंट्री सिस्टम लागू हो। सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाई जाए। सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाने को लेकर भी जो सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा कि उनकी जवाबदेही तय हो, पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द स्नैचर की पहचान कर उसे गिरफ्तार भी करे। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने जेपी ग्रुप के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 400 करोड़ की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच्ड कर लिया है। ये कार्रवाई जयप्रकाश सेवा संस्थान और पेज 3 बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी संपत्तियों पर की गई है। ईडी की जांच में जो धोखाधड़ी का मामला सामने आया है वो मनी के डाइवर्जन का है। तो जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ने 25,000 से अधिक पर खरीदारों से लगभग 14,599 करोड़ जुटाए थे, जिनका इस्तेमाल निर्माण के बजाय अन्य ग्रुप संस्थाओं जैसे जेपी हेल्थ केयर और जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल को डाइवर्ट कर दिया गया। ईडी के अनुसार इस पूरे फंड डाइवर्जन की योजना और क्रियान्वयन में जेपी इंफ्राटेक के पूर्व एमडी मनोज गौड़ की केंद्रीय भूमिका रही। मनोज गौड़ को 13 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था और वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। ईडी द्वारा जब्त संपत्तियों में जयप्रकाश सेवा संस्थान अचल संपत्तियां संयुक्त रूप से 400 करोड़ के करीब है। पेज 3 बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड और हनी कटियाल संयुक्त संपत्तियां 400 करोड़ करीब है। फिलहाल ईडी इस मामले में धन के प्रवाह और अन्य लाभार्थियों की विस्तृत जांच कर रही है और आने वाले समय में और भी संपत्तियां कुर्क की जा सकती हैं। उधर मुजफ्फरनगर में युवक पर फायरिंग करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। परिजनों ने बताया कि घर से बुलाकर गोली मारने का प्रयास किया गया। आरोप लगाने वाला युवक बंटी पहले भी फायरिंग के मामले में जेल जा चुका है। आरोपी ने टोल प्लाजा के पास फायरिंग की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। मखियाली के रहने वाले हैं जी। और जी 1 बजे की बात है, कुछ गाड़ी लेकर 5-7 आदमी उसमें अंदर बैठे थे। आकर उन्होंने गाड़ी रोकी, स्टार्ट ही रख ली नुकी हुई गाड़ी, और रोक कर उन्होंने आवाज लगाई, उनको कुंडा खोलो को। बहुत संकल बजाई। फिर मेरा बेटा उठ कर आ गया, कहने लगे कौन है? पुलिस है। उन्होंने गेट खोल दिया। गेट खोलते ही मेरे बेटे के मतलब ऐसे कट्टा करके लगाया। वह जो छोड़ते होंगे तो वह मिस होगी गोली। फिर दोबारा कट देसी फिर होया, फिर भी मिस होगी। मेरे बेटे ने हाथ लगा के गेट धकेल दिया बाहर को।
बाहर को गेट धकेल दिया खूब जोर से, उन्होंने धक्का मुक्की खूब करी। बगल में ही कुतिया बंद रही थी पिटबुलर, वह टूट टूट पड़ी। मेरा बेटा छोड़ कर, मतलब वो गेट छोड़कर अंदर बढ़ गया। उन्होंने धड़ दसी पीछे से फायर करी 2। देर रात्रि लगभग 1 बजे के करीब 112 पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि जो मखियाली गांव के बंटी उर्फ सिद्धार्थ रहने वाले, उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने बताया कि उनके जानने वाले एक बहुपुरा गांव थाना भोपा के एक व्यक्ति हैं जो उनके ही बिरादरी के, उनके घर आए, दरवाज़ा खटखटाया, गेट खोलने पर फायर कर दिया। फायर करने से गाड़ी के पहिए में फायर लगी और वो वापस जाते समय, गेट बंद करते समय कट्टा वहाँ छूट गया। इस पूरे सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर गई, सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच की और जिस पे फायरिंग का आरोप लगाया गया उस व्यक्ति को भी थाने लाकर अभी उससे पूछताछ तहकीकात की जा रही है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण पे संज्ञान लेते पुलिस ने संगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। इस फायरिंग की घटना को और भी गहराई से छानबीन किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे में देखा जा रहा है क्या। उधर मुजफ्फरनगर में पंजाब पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मच गया। पुलिस ने छापेमारी में 300 करोड़ के कथित घोटाले में शामिल आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी ने साइबर फ्रॉड के मामले में 300 करोड़ की डिमांड की थी। युवक को हिरासत में लेते हुए वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने जबरन युवक को गाड़ी में बैठाया। आरोपी की पहचान गोयला निवासी अमित बालियान के रूप में हुई है। उधर राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस यानी कि SMVDIME कटरा में शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 के लिए शुरू किया गया है। MBBS कोर्स निरस्त किया जाना परिषद के संगठित और राष्ट्रव्यापी संघर्ष का परिणाम है। मेडिकल कॉलेज की पहली मेरिट सूची में 50 में से लगभग 42 से 44 सीटों पर कश्मीर घाटी के मुस्लिम छात्रों के चयन से जम्मू क्षेत्र और देश भर के सनातन श्रद्धालुओं में गहरा असंतोष रहा, जिसके बाद परिषद ने यह मुद्दा उठाया, जिसमें यह कहा गया कि मेडिकल कॉलेज श्रद्धालुओं के दिए गए दान से स्थापित है और इसमें जम्मू क्षेत्र दानदाता समाज के बच्चों के हितों और अधिकारों की अनदेखी स्वीकार्य नहीं है। इस विषय को राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक पंडित सुनील भराला जी ने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और इसे संगठित आंदोलन का स्वरूप दिया। जम्मू कश्मीर में परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रवक्ता जीवानंद शर्मा के नेतृत्व में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किए गए। सभी प्रदेश अध्यक्षों ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपे, जिससे यह विषय शासन के संज्ञान में आया। लगातार लोगों के दबाव और आंदोलन के बीच नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC के किए गए निरीक्षण में कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर और मानकों में गंभीर कमियां पाई गई, जिसका परिणाम ये रहा कि 2 जनवरी 2026 को NMC ने 50 MBBS सीटों की मान्यता रद्द कर दी और MBBS कोर्स को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया। तो राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने इस निर्णय को अपनी ऐतिहासिक और नैतिक जीत माना है। परिषद का मानना है कि श्राइन फंड से संचालित किसी भी संस्थान को गैर लाभकारी परोपकारी स्वरूप में, साथ ही साथ सनातन समाज की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करते हुए ही संचालित किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पर पंडित सुनील भराला ने कहा है कि यह निर्णय इस बात का प्रमाण है कि जब संगठन एकजुट होकर समाज हित का मुद्दा उठाता है तो परिणाम अवश्य आता है। देखिए, राज्यपाल जो है पूरे स्टेट के लिए हर इंस्टीट्यूशन में छोटा छोटा क्या काम हो रहा है, ना तो वो राज्यपाल को मालूम होता है, ना वो चीफ सेक्रेटरी को मालूम होता है, ना चीफ मिनिस्टर को मालूम होता है। किसी एक ऐसे वहां पे आज की तारीख में, जैसा कि जो इसमें मीडिया में है, 13 ऑलरेडी इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जिनका एडमिशन नीट के द्वारा होता है। इसका नीट के द्वारा नहीं हुआ। उसमें 85% जो है डोमिसाइल जो है उसके लिए रिजर्वेशन है। उन 13 इंस्टीट्यूट में सिर्फ 8 ही हिंदू हैं, सिर्फ 8 है। हर चीज को राज्यपाल जो है देखे, हर चीज को जो है टॉप अधिकारी देखे, वो पॉसिबल नहीं होगा। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है इसमें बहुत सारे लूपहोल है। ये अभी केवल हमें एक विषय पे विजय प्राप्त हुई है, हम और इसमें अच्छे से एज अ मीडिया प्रभारी हम इसमें और जांच कर रहे हैं। बहुत सारे लूपहोल्स है इसमें, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी कहना हमारे लिए भी नहीं सही, पर हमने रिसर्च की है और हम केवल इसी मुद्दे तक नहीं रुकेंगे। हमने जितनी भी रिसर्च की है, आगे हम और मुद्दा इस पे उठाएंगे। ये केवल, ऐसे आपने कहा, ये केवल ब्राह्मणों की बात नहीं, ये सनातन धर्म की बात है। माता वैष्णो देवी में इतने पूरे विश्व के लोग आके दर्शन करते हैं और एज अ हिंदू वो हम दान जो देते हैं, हम सोचते हैं
हमारे जो सनातन धर्म के जो बच्चे हैं, जो चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें उस चीज से लाभ मिले। विद्यार्थियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विद्यार्थियों का भविष्य ठीक है, उनको दूसरे विद्यालयों में उसको कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया उनको, लेकिन विषय इस बात का नहीं है। विषय गंभीर इस बात का है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज में, और मेडिकल कॉलेज की 50 सीटें जो मेडिकल कॉलेज नीट की थी वो वेबसाइट पे भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये विषय कहीं है, उसके अंदर बड़े झोल है, और झोल इस बात का है कि जिसमें 50 सीटों में से 42 बच्चे अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के उसमें प्रवेश हो जाना, और उसमें हिंदुओं के वो भी 7 बच्चे, जिसमें 7 लड़कियों के होना और एक हमारे केवल सिख समुदाय से होना। इस प्रकार की जो एक ये प्रणाली है, और जो इसके पीछे एक बड़ा जो षड्यंत्र है, ये इसकी एक खोज तक जाना है, उसकी जांच तक जाना है। भगवान परशुराम न्याय के भगवान, न्याय के देवता है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद उसी न्याय को उन्हीं के आशीर्वाद से हर जगह लेकर के जाए। माता वैष्णो देवी के मंदिर का श्राइन बोर्ड उसने अन्याय किया। ये अन्याय हम नहीं कह रहे, अब सरकार भी कह रही है, जब जो है ये कोर्स को कैंसिल किया गया। इस अन्याय को उठाने के लिए राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने मुद्दा उठाया और आज विजय प्राप्त की। विजय में दूसरी चीजों को, माता सबसे पहले क्या है, माता वैष्णो देवी, और किसी धर्म के लोग माता, भारत माता की जय कहने में माता वर्ड को जोर पड़ता है। माता तो जननी है, सारे जितने मनुष्य हैं, चाहे आदमी है औरत है, माता से ही आते हैं। और उसका रिजल्ट भी आता है। आप देखेंगे कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद को, जैसे आप देखेंगे कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज की जो मान्यता को रद्द किया गया है, ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद के 45 दिनों के संघर्ष की जीत है। हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक जी आदरणीय पंडित श्री सुनील भराला जी के नेतृत्व में, जम्मू कश्मीर की टीम के अध्यक्ष श्री जीवानंद शर्मा जी के नेतृत्व में, और पूरे देश में हमारे जो भी हमारे स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी मुखरता से और प्रखरता से हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, हमने काम किया। दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर तक के हमारे सभी कार्यकर्ताओं की एक खून पसीने की मेहनत रंग लाई है कि इस मेडिकल कॉलेज की मान्यता को निरस्त किया गया है। ये मेरा ये विचार है, जो और पूरी संगठन का ये विचार है। हमारे समिति प्रसाद जी बैठे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनका भी ये विचार है। हम सभी एक ही मत से बैठे हैं। ये बहुत बड़ा आहत हुआ था सनातन धर्म के साथ, सनातन धर्म के लोगों के साथ बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी। माता वैष्णो देवी किसी एक ही नहीं है, विश्व में सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, किसी का ख्याल नहीं रखा गया। सर एक मिनट, और सनातन को आहत पहुंची है, इसके लिए हम राष्ट्रीय परशुराम परिषद हमेशा खड़ा है इस काम के लिए, ना कि वैष्णो देवी के लिए। और भी जितनी भी संस्थाएं जो हमारे हिंदू संस्थाएं हैं, यहाँ पे हमारा पैसा मिसयूज हो रहा है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद और हमारे संस्थापक पंडित सुनील भराला जी इस काम के लिए सबसे आगे हैं। देखिए, तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।